हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को शुरू किए थे। उसमें अब आगे की बात हम लोग करें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग जाने कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिस्ट्री का हुआ ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो अब जानना यह है कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसमें हम क्या देखें कि इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट रिजल्टिंग डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। सो रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as change in amount of reactant or product in unit time। अब इसके आगे हम देखें कि since amount of reactant is decreasing with time, so rate of change in amount of reactant will have negative sign. It means rate of reaction become negative, but the rate of reaction can't be negative. So to get positive value of rate of reaction, the rate of change in amount of reactant it should expressed with a negative sign। इन सारी बातों को हम लोग पिछले क्लास में सारी बातों की चर्चा की। तो जिसके अकॉर्डिंग हम क्या देख चुके हैं, तो हम यह देख चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं। किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में, रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव, और जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। इन जनरल कोई रिएक्शन दिया गया है तो वहां हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की जगह क्या हो सकता है? प्रेशर भी यूज हो सकता है। कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी चल सकते हैं। तो हम सारी बातों को लिखे थे, याद कीजिएगा। जरा ध्यान दीजिए, हम एक रिएक्शंस को लिख रहे हैं और कुछ बातों को समझाएंगे। सारी की सारी बातें अब इसी पर बेस्ड होगी, तब क्वेश्चंस वगैरह जोड़ेंगे। जिससे हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन हमारा है N2 + 3H2 2NH3 2NH3। ये हमारा G, ये हमारा G गैस, ये हमारा क्या है? G, इसका गैस है। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, देखिए हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन इसके टर्म में, इसके टर्म में या इसके टर्म में, किसी के टर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा रिएक्टेंट, अगर इसमें किसी के भी टर्म में लिखेंगे तो साइन निगेटिव चलेगा, यहाँ पॉजिटिव चलेगा। ये प्रोडक्ट है और यहाँ जो इसका न्यूट्रल कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 2 है। अगर हम इसका लिखेंगे तो याद कीजिए पिछले क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? -d कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, या क्या लिख सकते हैं? -1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt, या क्या लिख सकते हैं? 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt लिख सकते हैं भाई। अब यहां जरा ध्यान दें, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। अब जरा ध्यान दें, अगर हम आपसे पूछें कि -1/3 dH2/dt ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें -dH2/dt ये क्या दर्शा रहा है, तो इसमें भी आप बोलिएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो तब होता है जब इसका न्यूट्रल कोएफिशिएंट साथ में लिया जाता है। यहाँ देखिए न्यूट्रल कोएफिशिएंट को हटा दिया गया। जब न्यूट्रल कोएफिशिएंट को हटा दिया गया तो रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है? कंज्यूम होता है, वो दर्शाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जबकि प्रोडक्ट के केस में वो क्या दर्शाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस। इस देखिए ये -dH2/dt ये क्या दर्शा रहा है? तो यह दर्शा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या हम बोल सकते हैं
रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन होता है जी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2। यहाँ स्पेलिंग में हो सकता है, मुझे लग रहा है मिस प्रिंटिंग है, कंजम्पशन में पी से भी है, ठीक है। इसके हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इसका जाएगा 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें माइनस dN2/dt, तो देखिए ये क्या दर्शा रहा है, यह हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी दर्शा रहा है, साथ ही साथ यह क्या दर्शा रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ N2 यह भी दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए यहां कुछ नहीं है, यहां कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जिस समय कोएफिशिएंट 1 है, इस समय तो यह रेट ऑफ रिएक्शन भी दर्शा रहा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी दर्शा रहा है। लेकिन जब उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो अगर कोएफिशिएंट को साथ में इंक्लूड किया गया है तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाएगा, और अगर कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया गया है तो वह क्या दर्शाएगा, अगर प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन दर्शाएगा, और अगर रिएक्टेंट है तो वह रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दर्शाएगा। इसी ढंग से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ dNH3/dt, ये क्या दर्शा रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है, यह हमारा क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं dNH3/dt, हम पूछे क्या ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यह क्या दर्शा रहा है, यह रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस, जो भी बोले, ऑफ NH3, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। क्योंकि जरा ध्यान दें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो तो किसी के भी टर्म की बात करें तो सब में सेम ही उसका वैल्यू आएगा, लेकिन यहां क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, अभी आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब हम 2 क्वेश्चन बताएंगे तब आपकी बातें क्लियर होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में कभी क्या करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन कर देगा, और वो देखिएगा रेट ऑफ, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, कभी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लिया जाए इधर क्या है, 2 प्रोडक्ट है और उसका एक का कोएफिशिएंट 1 ही होता, तब तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होता। क्योंकि देखिए इसके 1 मोल से इसका 3 मोल और इसका 2 मोल, तो अगर इसका रेट ऑफ कंजम्पशन x है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो भैया 3x ना हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके टर्म में सेम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक रिएक्शन है। ये बातें न्यूमेरिकल से अभी बिल्कुल क्लियर होगी, आप इसे ध्यान से नोट कर लें। ध्यान दें क्या बोल रहे हैं, कोई भी रिएक्शन है, इसे देखते हुए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें। अभी इसकी बात करें तो ये क्या दर्शा रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या दर्शा रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या दर्शा रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दर्शा रहा है, ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये देखिए हम बिल्कुल लिखे रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है, क्योंकि अभी कोएफिशिएंट सब में इंक्लूडेड है और यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 ही है। जब हम इससे कोएफिशिएंट को हटा दिए, सिर्फ यह लाए, तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन दर्शा रहा है, नहीं, ये रिएक्टेंट है, इसके इसलिए नेगेटिव साइन है। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन, ये दर्शा रहा है। इसी ढंग से यहाँ बात की तो यहाँ तो हमारा कोएफिशिएंट 1 है, तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को भी दर्शा रहा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को भी दर्शा रहा है। इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कोएफिशिएंट 2 है,
ठीक, तो जब हम क्या किए उसके कोएफिशिएंट को इंक्लूड रखे तो रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है, और जब कोएफिशिएंट को हटा दिया गया है, नहीं लिया गया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस को दर्शा रहा है। अब हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे ना तो बिल्कुल बातें क्लियर होगी, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन की बात करें, दो क्वेश्चन अभी हम करते हैं। पहले हम लिखते हैं फॉर द रिएक्शन A plus 2B C plus 3D, C plus 3D, dV by dt या माइनस dV by dt is found to be 4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए माइनस dV by dt ये हमारा कंसंट्रेशन है, तो इसका यूनिट मोल पर लीटर और टाइम को सेकंड दिया गया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड है। अब कहता है इसमें फाइंड, ए में क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, और बी में क्या कहा जा रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, फॉर्मेशन ऑफ डी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होना चाहिए इसे देखते हुए हम लिखते हैं। देखिए आप यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो ये हम लिखेंगे माइनस 2 के टर्म में लेते हैं, हाफ dV by dt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसके टर्म में 1/3 dd by dt। आप क्या देख रहे हैं, सिंस माइनस dV by dt इसका वैल्यू आपको दिया गया है, यह है 4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे मोल पर लीटर के लिए हम कैपिटल एम मोलारिटी लिखे हैं, ये मोलारिटी है जिसका अर्थ क्या हो गया भैया, मोल पर लीटर। ठीक, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, ठीक, ये हमारा है माइनस हाफ इंटू dV by dt, या हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, हाफ इंटू माइनस dV by dt लिख सकते हैं। और याद कीजिए माइनस dV by dt का वैल्यू आपको दिया गया है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मिस क्या हो गया, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। कैपिटल एम मिस मोल पर लीटर की बात हम किए हैं। दूसरे में आप क्या देख रहे हैं, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना है, इसे आपको निकालना है dd by dt। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो dd by dt पूछा जा रहा है, ना कि 1/3 dd by dt पूछा जा रहा है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इसका आंसर तो क्या हो जाता है, यही हो जाएगा, लेकिन हमको ये पूछा जा रहा था। ये देखें आप यहां से क्या देखेंगे, तो यहां से आप देख सकते हैं dd by dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए दोनों अलग अलग आया या नहीं आया, तो आपको बिल्कुल समझना होगा कि क्या कहा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ दिया, कुछ भी पूछ दिया, तो आप जैसे ही कोई भी रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें। यह ध्यान रखें कि अगर कोएफिशिएंट 1 है, जैसे हम एक एक्सप्रेशन और भी लिखेंगे, तब आपको फिर से बताते हैं, क्वेश्चन और बता दें, फिर हम एक एक्सप्रेशन लिखें और उसमें फिर से आपको समझाएं। मैक्सिमम केसेस में बच्चे गलती यही करते हैं। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे।
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें नीचे रिएक्शन दिया जा रहा है और हमारा रिएक्शन है if concentration of N2O5 decreases from 0.8 m to 0.6 m in 10 minutes, calculate rate of reaction and rate of formation of NO2 by using time in minute, second and in hour. इस टाइम को हमें क्या करना है, बाय यूजिंग टाइम इन मिनट, सेकेंड एंड इन आवर। तो अब जरा ध्यान दें, आप क्या देख रहे हैं, आपका रिएक्शन यह है 2N2O5 इससे क्या 4NO2 प्लस O2 हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए आप देखें कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये हमारा क्या है 0.8 m है। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम t ये हमारा क्या हो गया 0.6 m हो गया है। डेल्टा t जो है हमारा चेंज इन टाइम जो है वो क्या है 10 मिनट का है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम देख रहे हैं दो चीज फाइंड करना है। हमें क्या क्या फाइंड करना है वो भी लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इस दो चीज को हमें फाइंड करना है। अब जरा ध्यान दें, ये जो हमारा रिएक्शन है इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, इस बात पे जरा ध्यान दें। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, भाई बोलिए तो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय डेल्टा T, या क्या लिख सकते हैं 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इसका हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इसके जब कंसंट्रेशन में चेंज निकालना है तो हम कैसे चेंज निकालेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये नहीं करेंगे भैया चेंज निकालने के लिए। ये हमारा फाइनली क्या है 0.6 है और ये 0.8 है, ये साइन क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट वाले की बात हो रही है और आप जान रहे हैं कि बिल्कुल रिएक्टेंट में साइन क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो जब हमें यह निकल गया यहाँ तक की बात, तो अब हम आराम से रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो रहा है माइनस हाफ इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय क्या डेल्टा T। ये हमारा हो गया माइनस हाफ गुने ये हमारा क्या है -2 इंटू 10⁻⁻1 बाय कितना हो जाएगा भैया, बाय हो जाएगा 10, बाय कितना हो जाएगा 10। तो आप देखिए ये माइनस माइनस तो समाप्त हो गया, ये हम देख रहे हैं 2 कैंसिल हो गया 10⁻⁻1 और ये भी जो 10 ऊपर जाएगा ये भी तो निगेटिव ही हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा
यह हो जाएगा 1 × 10⁻²। जरा यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, तो मोल पर लीटर, और नीचे आप टाइम क्या लिए हैं मिनट में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। दूसरा आइए, इसी में हमें क्या करना है, इसे हमें ले जाना है, टाइम को सेकंड में भी यूज करना है और आवर में भी यूज करना है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या करें। कभी बच्चा, एक मिनट ध्यान दे, क्या है 1 × 10⁻²m, और नीचे आपका है 1 मिनट, पर मिनट में से 1 मिनट। आप क्या करेंगे 1 × 10⁻², ये m तो है ही, लेकिन ये जो आपका मिनट है इसको हम क्या चाह रहे हैं, सेकंड में लाना। 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो इतना बाय 60 कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। 1 × 10⁻²/60, तो ये क्या हो जाएगा, m पर मिनट। m पर मिनट में ये 10⁻³ 0.1/6 क्या हो जाएगा, 0.166। हम क्या लिख सकते हैं, 1.66 × 10⁻⁴ m सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें आवर में चलना है। ये जो हमारा मिनट है इसे आवर में लेके जाना है। तो मिनट के लिए आप आवर में लेके जाएंगे तो आप क्या जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/, आप जान रहे हैं कि 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 आवर। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। ठीक, तो हमें क्या करना है, आवर में ले जाना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे इसको क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 × 10⁻² × 60, 2 × 60। इट मीन्स ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड कर दिया 0.6, इट मीन्स क्या, 6 × 10⁻⁻1, 6 × 10⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा, m आवर इनवर्स। क्योंकि ये हमारा है मिनट वाले को जब हम क्या करेंगे, इस मिनट वाले को हम आवर में लेके जाना चाहते हैं। यहाँ नीचे हमारा मिनट है, मिनट को आवर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/60 करेंगे तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए। तो जब हम एक का सब कुछ निकाल लिए, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही चुके हैं, तो अब हमें क्या बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। मीन्स हमें बताना है डेल्टा NO2/ΔT, ये क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा NO2/ΔT, ये हमारा सीधे क्या हो जाएगा, 4 × रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपको हम डिफरेंट केसेज में निकाल ही दिए हैं। ठीक, तो सब जगह आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब जैसे आइए 1-2 क्वेश्चन और भी चलते हैं, जरा यहां ध्यान दें। यहाँ हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, और एक जगह लेते हैं टाइम की। इसको चेंज करते जाते हैं। हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और यहाँ बात करते हैं टाइम की। आइए सिंपली कर दी। ठीक, जिस समय टाइम हमारा 0 है, इसका कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 m है। जब टाइम हम क्या करते हैं 50 सेकंड कर देते हैं,
इसका कंसंट्रेशन घट के 1.25 m हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, टाइम को 100 सेकेंड करते हैं, टाइम को जब हम क्या कर रहे हैं 100 सेकेंड कर रहे हैं, ये घट के 1.05 m हो जा रहा है। जब हम टाइम को क्या कर रहे हैं 200 सेकेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा घट के 0.55 हो गया, 0.55 हो गया है। हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल फर्स्ट में 0 to 50, दूसरे में 50 to 100 और तीसरे में 0 to 200 और चौथे में 100 to 200, 100 to 200। तो आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं, आपको रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को देखते हुए आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन तो आराम से लिख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो क्या लिखते हैं, -12 डेल्टा, क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी। ठीक, हम बात करते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 50, 0 to 50। तो हम क्या करेंगे, 50 वाले को लेंगे पहले, माइनस क्या करेंगे 0 वाले को कर देंगे, ये हो जाएगा -0.25 m। हमें इसमें निकल गया टाइम चेंज डेल्टा टी, ये क्या हो गया 50 - 0 मिस क्या हो गया 50। तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन निकल गया और चेंज इन टाइम भी आपको पता है, तो आराम से आप यहाँ रेट निकाल देंगे। दूसरे में जब आएंगे 50 से 100, तो डेल्टा NH3 जो निकालेंगे वो कर, ये जो दूसरा जो होगा, फर्स्ट वाला किए, ये दूसरा वाला में चल रहे हैं बिटवीन 50 से 100, तो 50 से 100, तो आप जो कीजिएगा वो क्या कीजिएगा, 100 वाला कंसंट्रेशन पहले ले लीजिएगा, 50 वाले कंसंट्रेशन को बाद में ले लेंगे, -0.25 m, और आराम से डेल्टा टी ये हमारा क्या हो जाएगा 100 - 50, ये भी क्या हो जाएगा 50 ही रह जाएगा। तो फिर हम आराम से निकाल लेंगे। तीसरे में जब चलेंगे बिटवीन 0 to 200, तो बिटवीन 0 to 200, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या होगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, तो क्या करेंगे 200 वाला लेंगे 0.55 और माइनस ये करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा -0.95 m, -0.95 m। डेल्टा टी ये हमारा हो जाएगा 200 - 0 मिस क्या 200 सेकंड हो जाएगा। तो आराम से आप इस पीरियड में रेट बता सकते हैं, और इसी ढंग से चौथा 100 से 200 है, तो वहां भी बता सकते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को इस ढंग से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस और चलते हैं जहां हम देखते हैं कि ग्राफ के टर्म में क्वेश्चन की बात कर दी गई है। For the following chemical reaction, 2SO2 plus O2, 2SO3, 2SO3. The change in concentration of SO3 is indicated by
following graphical representation, following graph, find rate of reaction and rate of formation of SO3. Find rate of reaction and rate of formation of SO3. आप देख रहे हैं यहां से आपको दो ढंग की बातों की चर्चा करनी है। फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है 2SO2 plus O2 2SO3, the change in concentration of SO3 is indicated by following graph. इसके द्वारा दिया जा रहा है find rate of reaction and rate of formation of SO3. आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दर्शाया है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए यहां आपका इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 है। इस एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 है। जिस समय टाइम 0 है, टाइम 50 सेकेंड है, टाइम इन सेकेंड, यहाँ 100 सेकेंड देते हैं, यहाँ 200, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300। जिस समय हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, उस समय हमारा कंसंट्रेशन यह है, उस समय हमारा कंसंट्रेशन यह है। जिस समय बात करते हैं यहाँ कंसंट्रेशन की बात चलते हैं, ये हम कहते हैं 0.5 m, इसको कहते हैं 1 m, 1.5 m, ये हमारा क्या है कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो ये हमारा फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन 2SO2 plus O2 2SO3, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया गया है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो आप देखिए जब हम क्या चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट पे रेट निकालना चाह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बिटवीन टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल 50 to 250, 50 to 250। तो आप देखिए जब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते हैं उसके टर्म में SO3 के टर्म में तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बाय डेल्टा 2। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ये क्या होगा, ये हमारा होगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ SO3 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SO3। तो फाइनल आपको क्या लेना है 250 वाला, ये देखिए 250 वाला है और इस 250 पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है 2m है, ये कंसंट्रेशन क्या है 2m है। और देखते हैं कि 50 वाले पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है भैया, तो इस 50 वाले पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है
0.5 का है, 0.5 का है, तो ये क्या हो गया 1.5 m हो गया डेल्टा टी। ये हमारा क्या हो गया 250 माइनस 50, इट मीन्स क्या 200 सेकेंड आ गया। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन तो आप आराम से बता सकते हैं। तो बस रेट ऑफ रिएक्शन में हमें इतना ही करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म में बात करें वो क्या होगा, सेम होगा सबके टर्म में। लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। अगर उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट 1 है तब तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ, अगर वो रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस और प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर कोएफिशिएंट अलग अलग है तो फिर ये दोनों बातें भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। दोनों की दोनों बातें भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग। कभी कभी यही क्या करता है, अब गैस दे दिया और यहाँ प्रेशर चेंज की बात कर दिया, तो वहां हम क्या करते हैं, प्रेशर को लेते हुए चलते हैं। और जब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखते हैं और यहाँ अगर प्रेशर लेते हैं एटीएम में, टाइम लेते हैं मिनट में, तो बोलेंगे एटीएम मिनट इनवर्स। अगर सेकंड में लिए तो एटीएम सेकंड इनवर्स। उसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड बातों को, यहाँ तक की बातों को समझ लेंगे बुक से एक बार पढ़ते हुए, और मात्र 4 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देना है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 होगा, तो उसमें देखिएगा इन टेक्स्ट 4.1, 4.2 और एग्जाम्पल 4.1 एंड 4.2। एग्जाम्पल 4.1 लंबा जैसा होगा, उसमें देखिएगा रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसके कंसंट्रेशन में चेंज, फिर टाइम इंटरवल दिया गया, इस टाइम इंटरवल में रेट बताइए, इसमें रेट बताइए, इसमें रेट बताइए, जैसा हम बताओ वैसा एक पेज का चला जाएगा। आप इसे कर लेंगे और इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट टर्म जानेंगे रेट लॉ और रेट इक्वेशन। रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ओके, यहाँ तक की बातों को सब कुछ कर लें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। ओके बाय।